हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एलपीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बारे में हम बेसिक कुछ ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम लोग एक पढ़ चुके हैं, जिसका नाम होता है ग्राफिकल मेथड। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ढेर सारा तरह का प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इन सारे तरीके प्रॉब्लम्स को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं क्लास 12 में। इस मेथड में क्या होता था कि कोई भी ग्राफ पे हम लोग उस सारे इक्वेशन को प्लॉट करेंगे जो कि हम लोग को दिया हुआ रहेगा। जैसे कि हमारे पास 3 इनइक्वलिटीज़ वाला कोई भी इक्वेशन दिया रहता होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या तो लेस देन इक्वल टू, इस टाइप का अगर इनइक्वलिटीज़ का इक्वेशन ढेर सारा दिया हुआ है तो उसको हम लोग इन सब की जगह इक्वल मान करके उसको, और हम लोग उसका जो ग्राफ है वो हम लोग इस पे बनाएंगे। मान लेते हैं वो जो ग्राफ बना वो हम लोग का इस तरह से बना। उसके बाद वो जो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू को जो सेटिस्फाई करने वाला जो रीज़न होगा इसमें, उसको हम लोग सेडेड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उससे हम लोग को ये सेडेड रीज़न हम लोग को मिल रहा है, और इसका जो कॉर्नर पॉइंट्स हो रहा है A B C D E, इसको हम लोग डिनोट कर लेते थे, और इन सारे पॉइंट पे Z का वैल्यू हम लोग निकालते थे A B C D E पे। उसके बाद अगर हम लोग को मैक्सिमम Z निकालने के लिए बोला जाता था, तो जिस भी पॉइंट पे, जिस भी कॉर्नर पॉइंट्स पे Z का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता था वो इसका वैल्यू हो जाया जाता था। और अगर मिनिमम पूछा जाता था, तो जहाँ पे इन पांचों पॉइंट में से सबसे कम वैल्यू रहता था Z का, उसको हम लोग मिनिमम Z में लिख लेते थे। अब इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ, और हम लोग को इसमें आगे मेथड और ढेर सारा मेथड पढ़ेंगे, जिसमें से पहला मेथड तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम लोग सिंप्लेक्स मेथड। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बिग एम मेथड। चौथा टू फेज मेथड, और फिफ्थ पढ़ेंगे डुअलिटी। ये पांचों हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ग्राफिकल हम लोग पहले से थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़े हुए हैं और आगे भी और पढ़ेंगे। और ये जो 4 है ये न्यू हम लोग के लिए रहेगा पूरा, और ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और अब हम लोग इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने में सबसे पहले एलपीपी का जो बेसिक है, एलपीपी में हम लोग पहले जानेंगे एलपीपी कैसे लिखा जाता है, इसके प्रॉब्लम्स को और कितने तरीके से लिखा जाता है वो जान लेंगे। सबसे पहला मेथड क्या होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी। इसको हम लोग पीछे तरीके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी, ये जो पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कैसे लिखा जाता है, एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता कैसे है। तो यहाँ पे मैक्स Z हम लोग के पास दिया रहेगा, जो C1 x1 प्लस C2 x2, और इसी तरह ये n टर्म्स तक जाएगा Cn xn तक। उसके बाद होता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। इसमें हम लोग के पास ढेर सारा इनइक्वलिटीज़ वाला इक्वेशन दिया रहता है, और उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस इसी तरह n टर्म्स तक जाएगा 1n xn, और इसको हम लोग B1 मानेंगे। सेकेंड उसी तरह A21 x1 प्लस A22 x2, और ये जाएगा A2n xn।
और ये B2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ ये m टर्म्स तक चला जाएगा। तो a m1 x1 प्लस a m2 x2 और ये फिर इधर n टर्म्स आ जाएगा तो mn प्लस a mn xn और ये क्या हो जाएगा bm। इस वाले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और इसी तरह एक तीसरा होता है, वो होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी वेरिएबल्स हम लोग को यूज़ किए हैं, जितना भी वेरिएबल आता है वो सबको हम लोग नॉन नेगेटिव मान लेते हैं, इसीलिए इसका नाम नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जब कोई भी वेरिएबल है यहाँ पे सबको जो होता है उसका वैल्यू या तो ज़ीरो या तो उससे ज़्यादा ही होता है, और इसलिए सारे वेरिएबल को हम लोग नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। यहाँ पे ये जो 3 इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोग हमेशा मैक्स नहीं रहता है, लेकिन जब भी यहाँ मैक्स होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहता है कि अगर यहाँ पे मैक्स जेड है तो यहाँ पे हमेशा लेस देन इक्वल टू या तो इक्वल टू वाला ही इक्वेशन रहेगा। अगर लेस देन है तो हम लोग दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा करके इसको लेस देन इक्वल टू में लेके आ जाएंगे। और जब इसकी जगह यहाँ पे मीन हो जाएगा तो इसकी जगह ये चेंज हो करके ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। मतलब जब मैक्स वाला इक्वेशन यहाँ पे हम मैक्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो सारे इक्वेशन को जो है हम लोग लेस देन इक्वल टू में चेंज कर देंगे, और अगर मीन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर देंगे। इसमें बहुत सारा टर्म्स हम लोग होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि ये वाला इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इक्वेशन 1 को डायरेक्टली हम लोग अगर कुछ बोलना होगा तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। उसी तरह ये जो इक्वेशन 2 हुआ, ये सारा इक्वेशन एक साथ इन सब को सब्जेक्ट टू द यहाँ द होगा, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट कहा जाता है। ये वाला इस सारे इक्वेशन को मिला करके सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट में आ जाता है, जितना भी ये इनइक्वलिटीज़ वाला इक्वेशन होता है। उसके बाद आता है ये थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है वो भी बता दिया है, क्योंकि जितना भी वेरिएबल इसमें है वो उन सब में एक रेस्ट्रिक्शन ये लगाया गया है कि कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए उसको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। अब इसके आगे और भी ज़्यादा टर्म्स होते हैं, वो जान लेते हैं कौन सा टर्म्स होता है। इसके बाद एक टर्म आता है सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी में हम उसको सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहते हैं। इसका डिफिनेशन पहले लिख देते हैं हम, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 xn तक, इन सारे जितने भी एक सेट, कोई भी x, इन सारे जितने भी वेरिएबल है उन सब का एक सेट जिसका कि बहुत सारा वैल्यूज़ आएगा, और वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 2 को। मतलब सारे इक्वेशन, जो इक्वेशन 2 में जितने भी इक्वेशंस हैं उन सारे इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहते हैं। दैट मीन्स द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 xn which satisfy इक्वेशन 2। ठीक है, जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है फीडिबल सॉल्यूशन। फीडिबल सॉल्यूशन वैसे सेट के वैल्यूज़ को, x1 x2 के वैसे सेट ऑफ वैल्यूज़ को जो इक्वेशन 2 के साथ साथ इक्वेशन 3 को भी सेटिस्फाई करता है। डैट मीन्स हम लोग के पास जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत सारा उसमें निगेटिव, बहुत सारा पॉजिटिव, बहुत सारा निगेटिव और बहुत सारा पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाते हैं x1 x2 का। लेकिन फीडिबल सॉल्यूशन उसी सेट
x1 x2 xn के उसी सेट को फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें कि एक भी वेरिएबल का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। अगर किसी भी एक का वैल्यू निगेटिव हो जाता है तो वो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी तो कहलाएगा लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn विच satisfy equation 2 and 3, इक्वेशन 2 मतलब सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिलैक्सेशन, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी उसको हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। अब तीसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इसको हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ऑप्टिमम सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को सेटिस्फाई तो करेगा ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करेगा। डेट मीन्स हम लोग जो यहाँ पे पढ़े थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि इसमें हम लोग के पास बहुत सारा वैल्यू आता है लेकिन कोई ऐसा वैल्यू होता है जहाँ पे जेड का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा या फिर मिनिमम रहेगा, जो भी निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे एक ही चीज़ निकालने के लिए दिया रहेगा। तो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर मैक्स निकालने बोल रहा है तो मैक्स को जो सेटिस्फाई करेगा उसी को हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे दोनों ही जगह वैल्यू जो है जेड का 20 आएगा। तो इस केस में क्या होता है कि हाँ ठीक है, इस केस में दो वैल्यू हो सकता है इसका, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए अधिकतर टाइम ये एक ही वैल्यू देता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज़ x1 x2 का जो है वो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को सेटिस्फाई करेगा तभी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम लोग इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन होगा द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 xn तक which satisfy equation 1, 2 and 3। That means जो equation 1, equation 2, equation 3 तीनों को satisfy करेगा। That means objective function, constant, subject to the constant और non negative रिएक्शन इन तीनों को satisfy करेगा तभी हम लोग इसको optimal solution या फिर optimal सॉल्यूशन कहेंगे। अब और भी 2-3 टर्म्स है जो मैं बहुत ही सिंपली मैं समझा देती हूँ कि अगर कोई इक्वेशन जो कि अभी मैंने बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी को तो वो सेटिस्फाई करेगा लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं जो करेगा, जिसमें कि किसी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाएगा, तो वैसे सेट जो वैल्यूज़ होंगे इसके उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग अगर ये नहीं होगा इसके अगेंस्ट में जो होगा उसको हम लोग अनफिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे या फिर इनफिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अनफिजिबल सॉल्यूशन या इनफिजिबल सॉल्यूशन। और अगर जो यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन में भी बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे लेकिन मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होगा इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो तो कोई एक होगा, या फिर अगर किसी 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम आ जाता है तभी उस केस में जो है इसका वैल्यू 2 होगा। ऐसे बाकी जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन बच जाते हैं जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन पढ़े, ये देखे कि हम लोग ये कैसे लिखा जाता है। अब इसी को अलग तरीके से लिखने का जो तरीका है वो जानेंगे। इसका दूसरा तरीका है हम लोग मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो इसको कहेंगे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी। ऑफ एलपीपी इसमें इसी इक्वेशन को हम लोग को लिखना है बस मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं रिटन एज
ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन में C1x1 + C2x2, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, मैक्स जेड = C1 C2, इसी तरह बढ़ता जाएगा Cn तक जाएगा और x1 x2 बढ़ के जाएगा xn तक। यही होगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 × x1 + C2 × x2, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और Cn × xn हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है यहाँ पे सेम इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर भी। अब सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट को लिखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकल, इसमें A11 A12 और ये A1n तक जाएगा और A21 A22, इसी तरह करके ये A2n तक जाएगा और ये इसी तरह आगे बढ़ेगा और ये AM1 AM2 और AMn तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो A11 A12 A1n है, इसमें x1 x2 xn तक करस्पॉन्डिंग वो मल्टीप्लाई हुआ है। तो उस तरह मैट्रिक्स में करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको एक कॉलम में लिखा जाता है और वही ये n टर्म्स तक गया है इधर, तो ये इधर n टर्म्स तक होगा ताकि ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन हो जाए और ये जो है हम लोग को वैल्यू देगा B1 B2 Bn तक। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। अब तीसरा जो है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन में क्या था, जितना भी वेरिएबल है उसको > 0 था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 और ये xn तक चला जाएगा और इसका वैल्यू > 0 होगा। अब हम इसी मैट्रिक्स का जो फॉर्म ये लिखे हैं इसको हम लोग स्टैंडर्ड में लिख लेते हैं, डेट इज़ LPP बिकम्स, और इसको हम लोग लिखेंगे मैक्स जेड = CX subject to A × x is < B and नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जो है x is > 0। ठीक है, जहाँ पे कि A जो है वो हम लोग का ऊपर जो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम लोग A लिखे हैं, इसको x और इसको B, वहीं इसको C लिखे हैं और इसको x, फिर वही यहाँ पे x रहता है, उसी को हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैट्रिक्स का होता है उसमें लिखे हैं। तो यहाँ पे A क्या हो गया हम लोग का, वही जो मैट्रिक्स है A11 A12 A1n A21 A22 A2n और ये आगे जाता जाएगा और AM1 AM2 और AMn तक जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग A को इस तरह भी लिख सकते हैं α1 α2 और αn, जहाँ पे α1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो α1 का वैल्यू ये पूरे जो एक कॉलम में आता है उसको हम लोग एक α1 में एक जगह करके लिख सकते हैं ताकि वो एक सिंपली एक रो में चेंज हो जाए। और इसका वैल्यू हो जाएगा α1, इसका α2, और उसके बाद और भी जो टर्म्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि B, अगर B वहाँ पे हम लोग B देख रहे थे कि यहाँ पे एक कॉलम में ये लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको रो में चेंज करेंगे तो ट्रांसपोज साइन के साथ हम लोग को लिखना पड़ेगा और उसी तरह ये लिख देंगे और ये ट्रांसपोज साइन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आया है वहाँ पे C, जो कि C1 C2, ये एक रो में है ही पहले से, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे M होगा क्योंकि B में जो है वो B का यहाँ पे M तक गया है साइन। ठीक है,
यहाँ पे b m तक गया है और जितने भी टर्म्स है वो n तक रहा है। फिर x, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 x2, ये भी xn तक जाएगा और ट्रांसपोज साइज के साथ। ये हो गया। यही था हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो था एलपीपी का, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो ये रिप्रेजेंट हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी, इसको हम लोग मैक्स जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to n सी जे एक्स जे लिखते हैं। इसी को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो जैसा कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखा हुआ था वैसे ही ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जे का वैल्यू 1 से n तक जाएगा, सबसे पहले c1 x1 होगा और दूसरी करेंगे c2 x2 और वो सारा चीज़ सम हो जाएगा। तो c1 x1 प्लस c2 x2 और ये लास्ट टर्म cn xn तक चला जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट टू को हम लोग लिखेंगे समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n aij xj इज लेस देन इक्वल टू bi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 to ... m। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये i का जो पहला कॉलम है और रो का जो जितना कॉलम है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आई सेम लिखे हैं। और जे का जितना रो है उतना ही एक्स में रो है, तो इसलिए इन दोनों को सेम डिनोट किए हैं। और यहाँ पे जे दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे जे लिए हैं, आई नहीं लिए हैं। और आई दोनों तरफ है यूज़ किया हुआ, इसलिए इसको साइड में ले लिए हैं। और इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो वैसे ही मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में जिस तरह था वैसे ही हो जाएगा। और इसका तीसरा जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ था कि जितना ही वेरिएबल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स आई जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सॉरी एक्स जे, क्योंकि एक्स जे हम लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे जे इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होगा इसका वैल्यू। तो ये जितने ही वेरिएबल्स हैं वो हम लोग इसको दिखा दिए कि ये पॉजिटिव है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम लोग कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में कर दिए। इसी को हम लोग कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलपीपी कहते हैं।